गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम ओवर हैं और अब हम रिवीज़न स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम जो आपको आपकी चेकिंग में मुझे दिखी जो ट्वेल्थ क्लास में पेपर्स में कि यूएनओ का चैप्टर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो किसी का भी बहुत क्लियर नहीं है। तो आज हम सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 6 है आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का, उसको रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ सिर्फ मेरे करने से रिवाइज़ नहीं होगा, आपको हर एक पेज इस चैप्टर का थोरोली आप रीड ज़रूर करें, तभी रिवीज़न पूरी होती है। आपकी स्क्रीन पे बाकायदा स्पेशली मैं बुक ये चलाती हूँ कि आपको होता रहे। अब इसमें हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या होती है आपको ये समझना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर कोई भी एक संगठन बनाते हैं, उसका कोई एक उद्देश्य होगा, उसका एक पर्पज़ होगा कि वो क्यों बनाया गया है। फिर उसमें हम उसकी संरचना देखते हैं, उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि इसमें कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उनका एजेंडा है, किस पर्पज़ को लेके ये ऑर्गेनाइज़ हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे हम जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर रहे हैं वो हमारा है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 192 मेंबर्स हैं आपके यूएनओ में, और ये 24 अक्टूबर 1947 में बना है, 45 में, सॉरी 24 अक्टूबर 1945 में सभी कंट्रीज़ बने हैं। ये क्यों बना, यूएनओ क्यों बना, इसका कारण क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनने की। इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये 1945 में बना था और तभी से 30 अक्टूबर से इंडिया भी इसका मेंबर है। अब इसका बनने का आपका कारण क्या रहा, रीज़न आपके क्या रहे ये बनने का, यूएनओ बनने का। इस सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस होती थी, ये लीग ऑफ नेशंस बनी। लीग ऑफ नेशन जो बनी थी वो बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसका मेन पर्पज़ ये था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। लेकिन हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार फिर से हो गई, यानी लीग ऑफ नेशंस के जो प्रयास थे, उनकी जो कोशिशें थी वार को रोकने की, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो अब हमारा एक नया संगठन बना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में, जो यूएनओ के नाम से हम जिसको जानते हैं। ये तो थी यूएनओ की बैकग्राउंड कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कब बना, कैसे बना, कितने इसके मेंबर्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें क्यों चाहिए, हमें इंटरनेशनल जो ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस ये क्यों चाहिए। और साथ साथ जब आप ये करते हैं चैप्टर, इसमें ये कार्टून्स हैं, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उनका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला ज़रूरी है। यानी क्या कर रहे हैं, एक गुट दूसरे गुट पे हमला कर रहा है, उसका कोई ना कोई कारण देते हैं। और ये इधर यूएनओ आपको दिखा रखा है, ये आपको यूएन दिखा रखा है कि ये शांति का बस एक सिर्फ ये लिए बैठा है, लोगों लिए बैठा है। और जब सारी यहाँ पे बहुत सारी डिस्कंस्ट्रक्शन हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो यूएनओ का सिर्फ ये बाहर आउटर रोल दिखाई दे रहा है, इनर प्रॉब्लम्स में कोई रोल यूएनओ का नहीं है। ये एक दुर्भाग्य है जिसको हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के बावजूद भी ये सब क्यों हुआ। लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसी फैक्ट्स हैं, कुछ एक ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जो हम बिना किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं सुलझा सकते। तो अब मुद्दा है कि हमें क्यों चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इसको बहुत से लोग हैं
जो इस हक में है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी, आप बहुत से बच्चों ने उस स्टेटमेंट का कोई आंसर नहीं किया। ये स्टेटमेंट वो थी कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उसको नर्क से बचाने के लिए है। ये जो सेकंड सेक्रेटरी थे इसके यूएनओ के, डैग हैमरसोल्ड, उनकी वर्डिंग थी कि यूएनओ सभी को सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकता है, सभी को सब चीज़ें अवेलेबल नहीं करवा सकता है, लेकिन एक मजबूर और एक अभाव की ज़िंदगी जीने से रोक सकता है। इसलिए हमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। दूसरी एक और वर्डिंग आती है कि इंग्लिश में ये है कि जा इज़ बेटर देन वार। तो इस ये शशि थरूर थे, ये वहाँ के कम्युनिकेशन सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है, हमें एक वो स्टेज देता है जहाँ पे सभी कंट्रीज़ बैठकर लड़ाई की बजाय शांति से अपने मुद्दों को निपटा सकते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? नंबर 1, मानवता की बेहतर जीवन स्थितियाँ निर्मित करने के लिए। नंबर 2, वर्ल्ड को एक मंच प्रोवाइड करने के लिए, एक स्टेज प्रोवाइड करने के लिए। और तीसरा जो है, ये सिर्फ युद्ध और शांति तक ही बात सीमित नहीं है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग भी जानते हैं और हमारे आसपास के मुद्दे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, अभी आप ये देखिए कोरोना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बिना किसी, और आतंकवाद है, टेररिज्म है, बहुत सारी बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें बिना किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद के सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। तो अगर हम थर्ड पॉइंट लें तो टू स्टॉप ग्लोबल टेररिज्म, फिर डिज़ीज़ को स्टॉप करने के लिए हमें चाहिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी आवश्यकता को बनाए रखती हैं। अब इस बॉक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। फिर आपको ये कंप्लेंट होगी कि मैडम आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, आपकी NCERT बुक के बाहर से एक पॉइंट भी नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब ये क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, ये भी एक वैश्विक संगठन है। ये यूएनओ के अंडर काम करता है। इसका काम क्या है? आप ये देखिए, ये जितनी भी वर्ल्ड की इकॉनमी है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये उसको कंट्रोल करता है, सारे फाइनेंशियल मामले देखता है। और इसमें 189 मेंबर्स हैं, 189 इसके मेंबर। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं, उसके अंग होते हैं जो काम करते हैं अलग अलग, ये भी उनका एक अंग है। और इसमें 189 आपके मेंबर हैं, जिसमें सभी की वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है। यानी वोट जब मुद्दा डिसाइड होगा तो अलग अलग टाइप हैं। इसमें जो G7 बोलते हैं हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। आप G7 आपके एग्ज़ाम में आएगा और 100% मैडम आपने ये नहीं करवाया, या मैडम ये तो सिलेबस में था ही नहीं। G7 एक कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा आते हैं, और जिनके पास 41.29% वोटिंग पावर है। ये वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होती है कि इनका यूएनओ की इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से इनकी वोट की वैल्यू डिसाइड करते हैं। ये सभी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। आपको फिर दोबारा से मैं कह दूं कि कितनी इनकी वैल्यू है। ये देखिए, ये सारी अलग अलग से आपको मैं, भारत के पास, रूस के पास, अमेरिका के पास, ये कितने प्रतिशत इनके वोटिंग राइट्स हैं। तो हम मेनली इंडिया का ज़रूर करेंगे। 2 पॉइंट कुछ है, रूस का, ब्राज़ील का, सऊदी अरब का और अमेरिका का। ये क्या है? वोटिंग पावर है। चीन की कितनी है, भारत की कितनी है, ये स्पेशली आपने करनी है।
ये हमारा है यूएनओ की फॉर्मेशन क्या है, यूएनओ की ज़रूरत क्या है, आईएमएफ क्या है, इसमें वोटिंग पावर क्या है, वोटिंग राइट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। और कल हम इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वीडियो आप देखें, इसको यूट्यूब पे भी आपका लिंक मैं भेज दूँगी, फ़िलहाल एक्स रिकॉर्डर पे भेज रही हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और रीड करें। आधा तो आपको रीड करने से ही समझ आ जाएगा जो भी आपको मैंने पढ़ाया है, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।